अस्सलाम वालेकुम माय डियर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम सेकंड वीडियो है हमारी, जिसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली सेल चैप्टर है गाइडन से और गायनान बुक से हम इनको देखेंगे। बेसिकली मैं आपको एलोस दिखा देता हूँ ताकि हम इस वीडियो को जल्दी से कवर कर सकें और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। लास्ट जो वीडियो थी वो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने अभी तक होम्योस्टेसिस कंप्लीट कर लिया, हमारे एलोस वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखने हैं, टाइप्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं वो देखने हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन वो देखनी है। उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलेक्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको डिफाइन किस तरह करते हैं वो देखने हैं हमने। मेम्ब्रेनस नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस देखनी है। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस, स्मूथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, उसमें एंजाइम्स कौन कौन से हैं, प्रोक्सीसोम्स क्या हैं। ठीक है, इस तरह हमने देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने साइटोस्केलेटन को देखना है। और यहाँ तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, वो हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यूज़। अच्छा, मुझे ये एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें आपने याद रखनी है? आपने दो चीज़ें ये याद रखनी है कि जो आपका लाइसोसोम्स होगा ना, उसमें कौन से एंजाइम्स होंगे और पेरोक्सिसोम्स में कौन से एंजाइम्स होंगे। अच्छा, जब भी एमसीक्यूज़ में ना एक चीज़ याद रख लो, जब भी एमसीक्यूज़ में हाइड्रोलेज का जिक्र आए, मतलब ऐसे एंजाइम जो पानी की मदद से काम करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलेजेस, ठीक है, तो आपने लाइसोसोम्स की तरफ जाना है। अगर आपको एमसीक्यूज़ आए ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीडेजेस या फिर आपको कैटालेज, तो आपने पेरोक्सिसोम्स की तरफ जाना है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, इसलिए मैंने ये दो खूबसूरत सी बातें आपको पहले बता दी एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले। तो ये एमसीक्यूज़ आने ही आने हैं। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम में से डिफरेंस वाला कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, इनके रिलेटेड आ जाता है। तो लाइसोसोम हाइड्रोलेज के रिलेटेड कोई हो, पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेजेस या कैटालेज के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन आया तो आपके माइंड में ये चीज़ हिंट करनी चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स जब भी आएगा ना, तो आपने जहन में रखना है ये अटैचमेंट सेल टू सेल अटैचमेंट में, और दूसरा इसका काम होता है रिसेप्टर के तौर पे। ठीक है, रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। आपने देखा ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, तो ये रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। तो ये तीन एमसीक्यूज़ आपने जहन में रखने हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के एमसीक्यू सीरीज़ को। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल मास इन अ ह्यूमन, टिपिकल ह्यूमन सेल। ठीक है, क्या आपको ये आइडिया नहीं है कि आपका जो सेल है, एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर 70 to 85% वाटर होता है। एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपके पास ये है कि आपका जो फैट सेल्स होते हैं ना, वो इसको फॉलो नहीं करते। फैट सेल्स में 95% फैट होता है। जब सर 95% तक फैट होगा, ठीक है, जो लिपिड्स हो गए, तो फिर उसमें 70 to 85% वाटर तो नहीं होगा ना, 5% बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन नॉर्मली आपका जो सेल होता है उसमें 70 to 85% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे दूसरी चीज़ बताओ, दूसरी चीज़ क्या बतानी है आपने? दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने होते हैं। हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं 10 to 20%, आपकी गाइडेंस कहती है 10 to 20% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 10 to 20% प्रोटीन्स होते हैं। मोस्टली हम 20% कह देते हैं कि 20% इसमें प्रोटीन्स हैं। ठीक है, हमारे पास लिपिड्स कितने होते हैं? लिपिड्स हमारे पास 2% होते हैं। 2% लिपिड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि जो हमारे पास फैट सेल्स हैं उसमें कितने हैं, उसमें लिपिड्स कितने होते हैं, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 95% होते हैं। ठीक है, फैट सेल्स की हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई यहाँ पे, फैट सेल्स। ठीक है, फैट सेल्स ने वाटर वाली जगह पे भी एक्सेप्शन एक कोज की है, और एक ये लिपिड वाली जगह पे भी एक एक्सेप्शन कोज की है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितने परसेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 1% होते हैं। ठीक है, 1% आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ गए।
कार्ब्स कहते हैं जिसको, ठीक है। ये आपका एक बेसिक सा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब कार्ब्स वाले में से आपने 2 एमसीक्यूज याद रखने हैं। 2 एमसीक्यूज कौन से हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका जो मसल्स होते हैं ना, मसल सेल्स में 3% तक भी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे ये बताया कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं नॉर्मली सेल्स में 1% होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि 3% तक हो सकते हैं कहाँ पे, मसल सेल्स में, जबकि 6% तक हो सकते हैं लीवर में, ठीक है, 6% तक हो सकते हैं लीवर में। ये आपने 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। चलिए अब हम अपना एमसीक्यू सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल मास इन टिपिकल ह्यूमन, सेकंड ओनली टू द वाटर। वाटर के बाद कौन सा हाईएस्ट परसेंटेज है, 10 to 20% हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। ये हमारा पहला एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको दिया गया, ये भी हम साथ देख लें। रिगार्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। परमेबिलिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो आपको यहाँ पे ठीक लग रही है। अल्कोहल कैन पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन विद ईज, बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल पेनिट्रेट कर जाता है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, इट इज़ इम्परमेबल टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो ये बहुत ही अच्छी से परमेबल होती है ना। द फॉस्फेट एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ हाईली परमेबल टू ग्लूकोज एंड यूरिया, बिल्कुल भी नहीं है, ग्लूकोज का नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल का ये एक एमसीक्यू आता होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो कोलेस्ट्रॉल का काम है ना सेल मेम्ब्रेन में, कोई एमसीक्यू आएगा ना तो 80% चांस होता है कि ये एमसीक्यू कि जो इसकी ना स्टेबिलिटी कौन कॉज करता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल कॉज करता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये आपने याद रखना है। तो इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अल्कोहल कैन पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन विद ईज, ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ग्लाइकोकैलेक्स ऑफ द सेल इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन प्ले करता है। मैंने आपको बताया कि ये अटैचिंग सेल टू वन अनदर, और दूसरा ये सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। बाकी ये ऑप्शन आपका कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए चार्ली ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। ये इसका आंसर भी साथ लिखा है कि इसका फंक्शन क्या है, सेल टू सेल अटैचमेंट एंड एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, और रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ये ग्लाइकोकैलेक्स का काम है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में शायद शुरू में बताना भूल गया कि मेरी वीडियो देखने के 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। 2 कंडीशंस कौन सी हैं, एक आपने बैठकर मेरी वीडियो देखनी है, दूसरा है अपने फोल्डर पेन लेके बैठना है। जो आप मिस्टेक करें, जो आपने गलती की है उसको नोट डाउन करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इस एमसीक्यू सीरीज़ करने का ना। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ करने का 2 रूल्स हैं, समझ लें, ये आपने फॉलो करने हैं काइंडली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यूज़ बड़ा कमाल का और इसी तर्ज के एमसीक्यूज़ आते हैं। आपके जो यूएचएस में एमसीक्यूज़ आते हैं ना, बिल्कुल इसी बेस पे आते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ये आप इसकी स्टेटमेंट खुद भी पढ़ सकते हैं। कहता है कि अ मेडिकल स्टूडेंट इज स्टडिंग अ माइक्रोग्राफ ऑफ अ लीवर सेल एंड नोटिस एन ऑर्गेनेली विद अ सरफेस एरिया 30 to 40 टाइम्स दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लीवर सेल के अंदर कोई है हमारे पास ऑर्गेनेली जिसका जो सरफेस एरिया ना वो 30 to 40 टाइम्स दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से भी 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा, तो वो एक ही आपके पास ऑर्गेनेली हो सकती है। गाइडेंट की लाइन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बहुत ही इजी का एमसीक्यूज था, लेकिन उसको इस तरह बना दिया कि हमारा माइंड थोड़ा सा ना वो घूम जाता है। हम देखिए चैप्टर पढ़ लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम एमसीक्यूज में क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है यहाँ पे। ये आपका एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एमसीक्यूज नंबर 5 है। विच ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो स्पेसिफिकली हमारे पास ऑर्गेनेली है, देखिए आप पढ़ के आए हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, ठीक है, ये ऑप्शन जो ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास लिपिड्स की सिंथेसिस करती है, स्पेशली कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है, एटीपी को जनरेट करता है। उसके बाद आपको याद होगा एक और ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया का एक और काम है, ये फैटी एसिड, ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी करता है, ठीक है, फैटी एसिड्स बनाता है, ठीक है। ये भी इसका काम है। ब्रेकडाउन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। प्रोक्सिसोम्स का और गोल्गी एपरेटस आपको पता है पैकिंग का काम है। प्रोक्सिसोम्स का ये ऑक्सीडेज
डिफरेंट इंजाइम की मदद से तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, ये आपको आइडिया होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये प्रोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन द लॉन्ग चेन फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है जो प्रोक्सिसोम एंड डिटॉक्सिक करते हैं। ये सारी आपकी गाइडन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज हमने कोई आउट ऑफ मतलब नहीं किया हुआ, कोई कहीं से भी उठा लिया, ये गाइडन है और गैनोन आपकी जो रेफरेंस बुक है यूएचएस ने जो दी है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, कहता है गोल्जी apparatus इज यूनिकली कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज सैकराइड पॉलीमर्स। एमसीक्यूज बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का एमसीक्यूज है। अगर आपने ग्लाइकोजन क्लिक किया है तो देखते हैं, भी गलत है वैसे ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन नहीं है। उसने कहा था कि कौन सा हम लॉन्ग सैकराइड पॉलीमर बनाते हैं गोल्जी apparatus की मदद से, तो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो हाइलोरोनिक एसिड ही है। हाइलोरोनिक एसिड क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो गोल्जी apparatus क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है, कॉन्ड्रोइटन सल्फेट भी है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट नहीं कर सकता, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता। और जो ग्लाइकोजन जिन बच्चों ने लगाया उसमें क्या है, ग्लाइकोजन इज़ अ ग्लूकोज पॉलीमर, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होता है और ये सिंथेसाइज नहीं करता। सिंथेसाइज जो है ना एज अ कम्प्लेक्स सैकराइड वो गोल्जी apparatus में नहीं होता। ग्लाइकोजन इसका आंसर नहीं है, ये आप इसको नोट डाउन कर लें अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। लाइसोसोम्स कंटेन हाईली कंसनट्रेटेड इंजाइम्स नोन एज, तो ये मैंने आपको 3 एमसीक्यू स्टार्ट में बताए थे। एक तो आपको वो हो गया ना ग्लाइकोकैलेक्स वाला, ये वाला इंजाइम भी आपको मैंने बताया था। लाइसोसोम जब आएगा तो आपने क्या करना है, हाइड्रोलेसिस, एसिड हाइड्रोलेसिस, ठीक है। और जब प्रोक्सिसोम्स आएगा तो आपने कैटालेसिस और ऑक्सीडेसिस पे ध्यान देना है। तो ये 2 चीज़ें आपको जहन में आ रही होंगी, इसका आएगा एसिड हाइड्रोलेसिस, ठीक है। और ये आसान सा एमसीक्यूज था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर अभी भी आपने मिस्टेक की है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8, प्रोक्सिसोम्स डिफर फ्रॉम लाइसोसोम्स इन दैट दे, अच्छा डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, प्रोक्सिसोम्स में क्या होता है, आर फाउंड बाय द गोल्जी apparatus, दोनों गोल्जी apparatus से बनते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये डिफरेंट नहीं है करता ये पॉइंट। यूज़ कैटालेज, ठीक है, प्रोक्सिसोम यूज़ कैटालेज टू ऑक्सीडाइज पॉइजनस सब्सटेंसेस, मैंने आपको यही बताया था, प्रोक्सिसोम्स कैटालेज यूज़ करते हैं या ऑक्सीडेज यूज़ करते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलेसिस यूज़ करते हैं। कंटेन हाइड्रोलेज इंजाइम, ये प्रोक्सिसोम तो नहीं करता ना, वो कह रहा है प्रोक्सिसोम डिफर फ्रॉम लाइसोसोम इन दैट दे कंटेन। अब प्रोक्सिसोम के पास नहीं है, लाइसोसोम के पास है। जुमला पूरा पढ़ें, सेंटेंस में आप फोकस करें, हम डी कैट का आप एग्जाम दे के आएँ। उसके बाद आर फाउंड ओनली इन सीक्रेट, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका सीधा आंसर है, ठीक है। यूज़ कैटालेज टू ऑक्सीडाइज पॉइजनस सब्सटेंसेस, प्रोक्सिसोम्स क्या करते हैं, इनके पास ऑक्सीडेजेस होते हैं। जो ऑक्सीडेजेस हैं वो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाते हैं, जो कि मज़ीद हम फिर यूज़ करते हैं, वो जो कैटालेज यूज़ करते हैं टू डिटॉक्सीफाई सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करने के लिए फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं कैटालेज, ठीक है। ये आपके पास सामने लिखा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल टोटल एनर्जी रिलीज फ्रॉम न्यूट्रॉन्स वुड सीज इफ माइटोकॉन्ड्रिया वर रिमूव्ड। यूएचएस फेवरेट एमसीक्यूज हैं और इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। मैंने लास्ट पे आपको ये बताया था एक एमसीक्यूज जिसमें वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसका 30 to 40 टाइम्स वो सेल मेम्ब्रेन से भी ज़्यादा था सरफेस एरिया, उस तरह का एमसीक्यूज ये एमसीक्यूज, ठीक है। ये बिल्कुल यूएचएस वाला एमसीक्यूज है। मुझे यहाँ पे बताएं आपको क्या आएगा, आपने गाइडन पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा। मोस्टली बच्चे ये गाइडन में चैप्टर नहीं पढ़ते क्योंकि वो कहते हैं कि हम पढ़ के हैं, सेल वाला चैप्टर बड़ा आसान है, ऑर्गेनाइज क्या पढ़नी है हमने बार बार। तो इसके पास आपके पास आएगा कि मोर देन जो 95% आपकी जो एनर्जी होती है ना, मोर देन 95% एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। तो विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मोर देन 90% एनर्जी वो गई, ठीक है। ये आप देख लें, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास 10th वाला एमसीक्यूज आ गया। 10th वाला एमसीक्यूज क्या कहता है, द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
is filled with a substance containing enzymes for extracting energy from nutrients. The substance is called the। ये बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज़ है, बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यूज़ है, लेकिन हम जो एग्ज़ाम की टेंशन में बैठे होंगे हम गलत कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए एक है मैट्रिक्स ऑप्शन, फिर साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रिस्टिया, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कुछ बच्चे ये लगा देंगे डेल्टा क्रिस्टिया पे, कुछ करेंगे साइटोसोल मैट्रिक्स। इसका आंसर जो है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो पूछ रहा था द इनर कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिजोल्व्ड एंजाइम्स, ठीक है। जो कैविटी के अंदर जो फिल्ड चीज़ है, तो इनर कैविटी में क्या चीज़ पड़ी होगी, ठीक है, तो मैट्रिक्स ही पड़ा होगा जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा डिजोल्व फॉर्म में एंजाइम्स पड़े होते हैं। ये आपका आंसर, ये आपने नोट डाउन कर लेना अगर आप मिस्टेक की है यहाँ पे। 11 MCQs है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोस्केलेटन हैज़ अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर एंड इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स। बहुत आसान है, ट्यूबुलिन का लफ्ज़ आ गया को पता चल गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने लगा देना सिंपली। इसका 25 होता है, जो कि इंटरमीडिएट होता है ना, जो इंटरमीडिएट होता है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम होता है, इंटरमीडिएट का तकरीबन दरमियान में होता है, जबकि माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो अबाउट 7 नैनोमीटर होते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स, ये तीनों जो फिलामेंट्स हैं ना, इनका थोड़े थोड़े करैक्टर्स आपने याद करने हैं, ये हिस्ट्रो में भी आएगा, ये आपको ना काफ़ी जगह पे ये चीज़ें आएंगी। तो माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं ना वो एक्टिन होते हैं मोस्टली, तो नैरो होते हैं, अबाउट 7 नैनोमीटर होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो 8 to 12 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। जो आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास, ये आप नोट डाउन कर लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास इंटरमीडिएट होते हैं ना, इंटरमीडिएट, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये 8 to 12 नैनोमीटर होते हैं, जबकि आपके पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं तकरीबन आपके पास 25 नैनोमीटर। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 7 नैनोमीटर के पास होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ना 7 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। ये आपने राइट डाउन कर लेना लाजमी। अच्छा, ये एग्जांपल्स भी देख लेनी है, स्पेशली मैं आपको बताऊं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की एग्जांपल, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसकी एग्जांपल याद रखनी है। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इसमें केराटिन आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें केराटिन आता है। अपने बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ना है, ईजी होकर पढ़ना है। इसमें इंटरमीडिएट में क्या आता है, केराटिन आता है, इसको माइंड में बिठा लें आप। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है विमेंटिन, ठीक है। एक ये होता है, ये बहुत आता है, विमेंटिन और केराटिन, ये आपने याद रखना है। और न्यूरोफिलामेंट भी होता है, ठीक है। तीसरा होता है न्यूरोफिलामेंट। ये 3 फिलामेंट्स जो है ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की एग्जांपल्स हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की आपने तीनों एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है, इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है जो हमारे पास, वो कहता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज यूनिक इन दैट इट्स आउटर लेयर इज कंटिन्यूस विद। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, कि उसकी जो आउटर लेयर होती है वो हमें पता है वो कंटिन्यूस किसके साथ कंटिन्यूस होती है, वो आपको अच्छे से पता है कि आपके जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है। तो इसका आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपने डायग्राम भी देखा होगा और आपको अच्छे से आइडिया होगा इसका। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर आपका 13 है। 13 एमसीक्यूज क्या कहता है, न्यूक्लियोलाई आर नॉन मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी बेसिकली आपके पास लिपिड शिपिड तो नहीं होती है ना, इसमें आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। तो इसका डेल्टा आंसर ठीक है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है, इन द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस द प्रेजेंस ऑफ विच आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोर्स नीडेड टू पिंच वेजिकल्स अवे फ्रॉम द मेम्ब्रेन। अच्छा, जो मेम्ब्रेन है ना वो ऐसे एक वेजिकल से बनी होती है मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को हम ऐसे तोड़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पे या तो एक्टिन आ जाता है, मायोसिन आ जाता है, क्लैथरिन प्रोटीन होते हैं, क्लैथरिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो ब्रेक डाउन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो प्रोटीन नहीं पूछा, ना उसने एक्टिन पूछा, ना मायोसिन पूछा, ना आपसे उसने क्लैथरिन वगैरह पूछा, यहाँ पे उसने आयन पूछा है। तो ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है और इसको आपने राइट डाउन कर लेना अगर, और बुक से भी देख लेना अगर आपको नहीं समझ आई। इसमें कैल्शियम आएगा, ठीक है, ये कैल्शियम इसका आंसर है। तो ये बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना जब हम वेजिकल
वेसिकल फॉर्मेशन में एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कैल्शियम वहाँ पे रोल प्ले करता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ऑटोफैगी। अब देखें ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस में फ़र्क है। अब आपने ये देखना है कि ऑटोलाइसिस कौन सा है, ऑटोफैगी कौन से। दो ऑप्शन में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो दो ऑप्शन कौन से हैं देखते हैं। अच्छा, पहला जो ऑप्शन उसने दिया हुआ है, उसने ये कहा हुआ है कि दी रैपिड डिवीजन ऑफ सेल टू रिप्लेस डैमेज टिश्यू। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ना जो कंफ्यूज होंगे वो चार्ली और ईटा पे होंगे। मैं डायरेक्टली वहीं पे चलता हूँ, बाकी कोई इतना बन नहीं रहा। चार्ली पे पता क्या कहता है, कहता है द रिमूवल ऑफ होल डैमेज सेल बाय इट्स ओन एंजाइम्स। ठीक है, वो रिमूवल ऑफ द होल डैमेज सेल, तो ये ऑटोफैगी में आएगा। तो कुछ ये लगाएंगे, कुछ ये जाएंगे डिग्रेडेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑब्सोलीट सेल ऑर्गेनेलिज। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ईटा है। ठीक है, ई वाला। सी वाला क्यों नहीं है, सी वाला जो है ना ये ऑटोलाइसिस को डिस्क्राइब कर रहा है, विच वेयर द इंटायर सेल इज डाइजेस्टेड फॉलोइंग सीवियर डैमेज। ठीक है, जबकि ऑटोफैगिस में क्या आपका हाउस कीपिंग प्रोसेस होता है ये, वेयर वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिज एंड प्रोटीन एग्रीगेट्स आर डिग्रेडेड एंड रिसाइकल्ड। ठीक है, रिसाइकल की जाती हैं। ये आपने ना ये एमसीक्यूज को लिख लेना है अगर आपको समझ नहीं आई। नेक्स्ट है 16 एमसीक्यूज है, कहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द सिट्रिक एसिड साइकिल कन्वर्ट एसिटाइल को ए बुक की लाइन है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आपने नोट डाउन कर लेना है। अब ये एक एमसीक्यूज है एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इस तरह करता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बेहतर नहीं है इतनी, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस जो है ना इन दी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कन्वर्ट है, समझ आ रही है, एटीपी सिंथेसिस करना है, सिंथेसिस करनी है एडीपी टू एटीपी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज बहुत इजी था, सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इट्स एटीपी अप टू 80% स्पेशली फॉर द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। अच्छा, ये एक अच्छा एमसीक्यूज है, इसको अच्छे से देखना है और इसको जहन में रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना ये क्योंकि बुक की लाइन है और ये आपको पता होनी चाहिए, ये रीनल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, रीनल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका चार्ली ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं और ये सिलेबस में कह सकते हैं आ सकते हैं, मतलब तो ये वाला जो मैं अभी मूवमेंट्स वाले करवाऊंगा। एम्बॉयड मूवमेंट्स इज प्राइमरी एनर्जाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ विच प्रोटीन नेटवर्क। इसमें आपने देखना है कि कौन सा प्रोटीन जो होते हैं ना इसमें एम्बॉयड मूवमेंट करवाते हैं। बेसिकली एम्बॉयड मूवमेंट होती है, दूसरी सिलरी मूवमेंट होती है, आपको पता होगा, दो तरह की मूवमेंट्स आपके गाइटर ने करवाई है। तो इसमें जो है ना एम्बॉयड मूवमेंट ये एक्टिन और मायोसिन करवाते हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अच्छा, जो कहता है स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्स ऑफ 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म द कोर ऑफ सीलियम इज नोन एज, ये एक छोटी सी डिफाइन कर लें। इसमें 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 2 सिंगल होते हैं, 9 डबल एन होते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं एक्सोनियम। ठीक है, इसमें 9 डबल ट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स होते हैं, लिंक्ड बाय अ प्रोटीन क्रॉस लिंकेज इज कॉल्ड द एक्सोनियम। ये डिफाइन है, ये अच्छा एमसीक्यूज है और ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। विच प्रोटीन प्रोवाइड्स द एंजाइमेटिक एटीपीज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉलिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स ड्यूरिंग सिलरी मोशन। ठीक है, कौन सी एटीपीज एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ये आपको शायद आइडिया हो, डाइनिन आर्म होता है, डाइनिन आर्म होता है जो कि ये मूवमेंट कोज कराता है। तो इसका जो आंसर है वो ईटा है आपके पास। नेक्स्ट 22 एमसीक्यूज है, बड़ा कमाल का एमसीक्यूज है कि लाइफ स्पैन बताना है आपने बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर 120 डेज जा रहे हैं तो वो आरबीसीज का होता है बच्चे, डॉक्टर साहब, वो 120 डेज जो होता है ना वो आरबीसीज का होता है, रेड ब्लड सेल्स का। तो इसका कितना होता है, इसका सबसे कम होता है। इसमें सबसे कम कौन सा ऑप्शन है, 1 डे नहीं, 1 के बाद कौन सा, 10 डेज। ठीक है, इसमें 10 डेज आएगा। ठीक है, ये बुक की लाइन है, कंसेप्ट वगैरह तो कोई नहीं है, तो 10 डेज होता है, इसके बाद इसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात है। टोटल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मैं बता दूं, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एफएससी में 7.5 होती है नॉर्मली, 7.5 to 10 नैनोमीटर लगा लें आप। लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियर अपीयर डार्कली स्टेनिंग अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्टेन क्यों आता है, क्रोमोटिन की वजह से आता है। ठीक है,
कलर क्यों शो होता है, स्टेनिंग क्यों होती है, क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से होता है। ये सिंपल सा एमसीक्यूज था। दूसरे ऑप्शन पे टिक नहीं करना, वो जिस कंफ्यूज न्यूक्लियर पोर्स ये वो छोड़ दें, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, सिंपल। विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपने इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो है ना एग्जांपल्स याद रखनी है, कैराटिन, वीमेंटिन, उसके बाद न्यूरोफिलामेंट, ये आपने याद रखनी है। तो इसमें कौन सी आएगी, जो आपकी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उसमें आपके पास जो होती है ना वो कैराटिन्स होती है, ठीक है, ये कैराटिन्स आपकी आ जाएगी। और ये एक नॉलेज, जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। द मूवमेंट ऑफ द सेल टूवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक, लोअर से हायर की तरफ जब जाते हैं ना, टूवर्ड अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस, उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव कीमोटैक्स इज द मूवमेंट फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ऑप्सोनाइजेशन पता क्या होती है, हम ना कहीं पे कोई भी मार्क कर दें, मतलब मैं किसी चीज़ पे निशान लगा दूं कि भाई इसको किल करना है, तो वो उसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। मतलब हमने टैग लगा दिए, किसी चीज़ पर टैग लगा दें कि भाई इस, यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं, मैंने एक बंदे पे टैग लगा दिया और मैंने कहा इसको किल करना है, इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वाइट ब्लड सेल्स में, 34 चैप्टर है गाइटन का, डिटेल में पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन इंशाल्लाह। नेक्स्ट है प्राइमरी सिलिया डिफर फ्रॉम मोटाइल सिलिया इन दैट। प्राइमरी सिलिया देखिए मोटाइल नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसमें डाइनिन आर्म्स नहीं होते। डाइनिन आर्म्स क्या करते हैं, वो एटीपी फ्राहम करते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्राहम करते हैं। तो प्राइमरी सिलिया डिफर फ्रॉम मोटाइल सिलिया इन दैट दे आर पावर्ड बाय डाइनिन आर्म्स। प्राइमरी के पास नहीं होती, सेंटेंस को देखें, पीछे में मैंने एक एमसीक्यूज में बताया था, सेंटेंस को देखें। प्राइमरी सिलिया डिफर फ्रॉम मोटाइल सिलिया इन दैट दे आर नॉट पावर्ड, यहाँ पे आर पावर्ड बाय, तो ये नहीं होगा। आर फाउंड इन हंड्रेड्स ऑन अ सिंगल सेल, नहीं। इसमें जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सर्व एज सेलुलर सेंसरी एंटीना, ठीक है, ये आपके पास चार्ली आंसर आएगा। प्राइमरी सिलिया आर नॉन मोटाइल एंड कोऑर्डिनेट सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व इन द केमिकल एंड मैकेनिकल सेंसेशन। तो ये एंटीना के तौर पे काम करते हैं, सेलुलर सेंसरी एंटीना, ठीक है। होप सो आपके पास ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट एमसीक्यूज है और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे जिसमें हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला। इसमें से आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। मैंने जो अच्छे एमसीक्यूज थे, जो बहुत कमाल के थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के पास जाके फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे एमसीक्यूज थे ये, और क्वालिटी एमसीक्यूज थे, गाइडेंस से और आपकी गेनोन रेफरेंस बुक्स से थे। वो कहता है कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन ऑफ अ टिपिकल सेल मेम्ब्रेन। जो टिपिकल सेल है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, हमें अच्छे से पता है कि वो 3% तक होती है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन, स्टार्टिंग में सॉरी मैंने आपको सेल का बताया था, ये सेल मेम्ब्रेन की बात है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन आपको आइडिया होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में ना, तो ये आपने अच्छे से कर लेनी है। सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, प्रोटीन्स इसमें तकरीबन 55% तक प्रोटीन्स होते हैं, 55% तक प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लास्ट एमसीक्यू से 55% तक प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद इसमें तकरीबन आपके पास लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स जो आपके पास जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके पास 42% के अराउंड वर्ड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास, वो अराउंड अबाउट आपके पास 3% होती हैं, ठीक है। जो एमसीक्यूज आपका 3% जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला, ठीक है। जो लिपिड्स है ना 42%, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि 25% जो होते हैं ना, 25% ये आपके पास होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। 13% जो होते हैं ना आपके पास, 13% वो क्या होता है, 13% आपके पास होता है कोलेस्ट्रॉल, जबकि 4% आपके पास जो होते हैं वो अदर लिपिड्स होते हैं। सो ये आपके पास ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये आपके एमसीक्यूज तकरीबन ठीक हुए होंगे। हम देखते हैं हमारे कितने, हमारे 28/28 हमारा क्विज़ हुआ है, और आपके कितने हुए हैं मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हुई,
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।